यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये दृष्टि है, इसके यहाँ पर टेस्ट चल रहा था मेंटरशिप, ठीक है। तो इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 6 रहेगा, ठीक है। टेस्ट नंबर 6 यहाँ पर है, राइट। तो यहाँ से देखेंगे टेस्ट नंबर 6 में यहाँ पर क्या क्या टॉप क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे कि दे रखा है कि ज्योग्राफी के यहाँ पर आपके 69 क्वेश्चन होंगे, IR के 15 क्वेश्चन है और करंट अफेयर के 16 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर ज्योग्राफी प्लस IR, क्योंकि करंट अफेयर सब में होकर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ज्योग्राफी IR का पेपर है ये, और यहाँ से जो टेस्ट नंबर 6 यहाँ पर देखो 2606 मतलब 2026 और यहाँ पर छठा पेपर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और 5 पेपर तक मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो फोरम IAS है उसका भी करीब 9 पेपर में 8 से 9 पेपर में करा चुका हूँ उसकी भी, तो आप यहाँ से उसके भी जाके कर सकते हो। और जो मेंटरशिप UKT का चला रहा हूँ अपना मैं, उसमें भी मैं जो टॉपिक है दिखने देता हूँ, मेंस के क्वेश्चन के लिए देता हूँ टॉपिक, वो पढ़ने के लिए देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर साथ में 7 से 8 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स के भी देता हूँ वहाँ पे करने के लिए, ठीक है। तो भी आप उसमें कर सकते हो, एकदम फ्री, कोई आपको पैसे वैसे कुछ नहीं देना है। यूट्यूब पे जाओगे, वहाँ पे आपको वीडियोस पड़े उसको आपको फॉलो करना है बस, ठीक है। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछोगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, क्षोभ सीमा का सबसे बेहतर विवरण क्या होगा इसमें से। इसमें जो बात कर रहा है यहाँ पर क्षोभ सीमा की सबसे अच्छी बात इनमें से कौन बता रहा है, ठीक है, वो बताना है। कौन होगा, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके बाद यहाँ से इसका आंसर बताना है क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ से जो आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से, ये क्षोभ मंडल को समताप मंडल से पृथक करने वाला एक संक्रमण क्षेत्र होता है, ठीक है। तो क्या होगा, बी यहाँ से पहले का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्षोभ सीमा जो होती है ये ट्रोपोपॉज द्वारा क्षोभ मंडल समताप मंडल से पृथक होता है, जहाँ ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी रुक जाती है, और ये मौसमी गतिविधियों से संबंधित सक्रिय क्षोभ मंडल के अंत में और स्थिर समताप मंडल के आरंभ का प्रतीक बनाता है, ठीक है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के स्थायी घटक के बजाय एक परिवर्तनशील गैस माना जाता है। आंसर हो जाएगा सेकंड का करेक्ट आंसर यहाँ से। ये एक तो पहली बात यहाँ से नाइट्रोजन बोला है, ठीक है। तो यहाँ से नाइट्रोजन गलत होगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और ऑर्गन 0.93 को स्थायी गैसें माना गया है, लगभग जो स्थिर अनुपात में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर यहाँ हो जाएगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड में 0.04, ठीक है। कितना 0.04 एक परिवर्तनशील गैस है, क्योंकि इसकी जो सांद्रता होती है प्रकाश संश्लेषण के श्वसन, ज्वालामुखी विस्फोटन और जीवाश्म ईंधन के दहन से जो प्रक्रिया उसके साथ बदलती रहती है, और अपने छोटे प्रतिशत के बावजूद ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण यहाँ पे जो पृथ्वी का तापमान उसको नियंत्रित करने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। आंसर क्या होगा, दूसरे का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सूर्यतप की परिवर्तनशीलता के संबंध में विचार करना है, देखते हैं उसको। सूर्यतप की तीव्रता विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्यतप से तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली सौर विकिरण से है, ठीक है। और जो अनेक भौतिक जो कारक है उसके कारण स्थान और समय के साथ साथ इसका व्यापक रूप से परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर केवल विश्व है उसके समय लंबवत होती हैं और पूरे वर्ष नहीं होती हैं, ये याद रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ष के अधिकांश समय लंबवत किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच गमन करती रहती हैं, तो पहली बात गलत होगी। बोला कि यहाँ पर सूर्य किरणें वर्ष भर लंबवत नहीं रहती हैं, गलत हो गया। सेकेंड, दिन की लंबाई और आपतन कोण में मौसमी परिवर्तन के कारण सूर्यतप अक्षांशी और कालिक भिन्नता आ जाती है इसमें। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से ओनली 2, तो बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, वायुमंडल के ऊष्मण और शीतलन के संबंध में विचार करना है। वायुमंडल में लघु तरंग और यहाँ पर सौर विकिरण के बजाय मुख्यतः धरातल से आने वाली पार्थिव विकिरण द्वारा गर्म होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की सतह द्वारा सौर ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है और जिसे दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित किया जाता है, जिसे वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः जलवाष्प CO2 और ओजोन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा स्थलीय जो विकिरण है उसमें वायुमंडल में ऊष्मण का जो प्रमुख स्रोत है वो बन जाता है, तो पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। सेकेंड, संघनन के दौरान उत्सर्जित गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय तापमान प्रक्रियाओं में प्रमुख योगदान देती है, क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से जो इसका जलवाष्प में संघनन है उसके दौरान वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है ये बड़ी मात्रा में वायु की जो मुक्त होती है वायु द्वारा, ठीक है, उससे विशेष रूप से उस कटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ मेघ का निर्माण होता है, ठीक है, तीव्र गति से ये गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय और तापमान संचरण होती है, उसका एक काम होता है, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर चौथे का सी करेक्ट है दोनों। क्वेश्चन 5वां से 5 नंबर क्वेश्चन है,
इसमें बोला पृथ्वी के ताप बजट के संबंध में विचार करना है। आपतित सौर विकिरण का लगभग 1/3 भाग जो होता है वापस परावर्तित हो जाता है, ठीक है, जो पृथ्वी के एल्बिडो का हिस्सा होता है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी क्या होगी, करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, आपतित सौर ऊर्जा और परावर्तित पार्थिव विकिरण के बीच असंतुलन वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर चालन होता है द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर आपतित और परावर्तित ऊर्जा के बीच असंतुलन केवल ऊर्ध्वाधर चालन द्वारा संतुलित नहीं होता है, बल्कि इसके स्थान पर यह मुख्यतः वायुमंडलीय परिसंचरण और मासगीय धाराओं द्वारा संतुलित होता है, जिससे आंतरिक ऊर्जा और जो भूमध्यरेखीय क्षेत्र उसके ध्रुवों तक पहुँचेगी। और यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से क्या होगा, सही थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपतित जो सौर विकिरण उसका लगभग 35% भाग 1/3 मेघों द्वारा जो वायुमंडलीय कण है उसकी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तित होते हैं। तो पहली बात सही थी, ओनली वन करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ताप वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में विचार करना है। मध्यद्वीपीय प्रभाव से वार्षिक तापांतर में वृद्धि होती है, जबकि समुद्री प्रभाव इससे नियंत्रित करता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि आपतित यहाँ पर जो इसमें बोल रहा है कि जो मध्यद्वीपीय प्रभाव है इसमें आंतरिक भागों में भूमि जल की तुलना में तेजी से गर्म और शीतल होती है, जिससे यहाँ पर वार्षिक तापांतर जो होता है वो अधिक हो जाता है। और इसके विपरीत तटीय क्षेत्रों में समुद्री प्रभाव जो होता है वो ऋतुनिष्ठ परिवर्तन को नियंत्रित करता रहता है। पहली बात से हो जाएगी। सेकेंड बात यहाँ से उत्तंगुता का मध्य तापमान पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल संवहन धाराओं द्वारा समान रूप से प्रभावित होती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तंगुता होता है इसका पारामणि जो ह्रास दर होती है ना, जो हानि जो दर होती है, ये लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के माध्यम से तापमान में अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। और संवहन के बावजूद यहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ जो घनत्व होता है वायु का वो उष्मा शोषण उसका कम हो जाता है। उसके माध्यम से ताप निर्धारित करने के लिए जो उत्तंगुता होती है वो नगण्य रहती है, ठीक है। तो ये बात समान रूप से प्रभावित होता है, तो ऐसी बात इसका गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, छठे का आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में वायुमंडलीय दाब में अंतर के संबंध में विचार करना है। वायुमंडलीय दाब उत्तंगुता के साथ सतह से वायुमंडल तक एक नियत दर लगातार घटता रहता है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तंगुता के साथ वायुमंडल एक नियत दर से नहीं घटता है, ये एक अधिक घनत्व के कारण ये जो सतह है उसके निकट से तेजी से ऊंचाई तक मंद होता है, फिर कम होता है ना, ऐसे करके अधिक होता है फिर कम होता है। एकदम से आप बोलो कि घटता चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड बात, भूमि और समुद्र की सतहों के बीच तापमान में परिवर्तन क्षैतिज दाब अंतर में प्रमुख योगदान देता है। सेकेंड बात यहाँ से सही है। तीसरी बात है, पृथ्वी की वायुदाब जो पट्टियाँ होती हैं सूर्य की किरणों को विस्थापन के साथ उत्तर और दक्षिण की ओर विस्थापित करती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, तो 2 बात यहाँ से सही है, सातवें की 2 और 3, तो 2 बात यहाँ से करेक्ट है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है, पवनों के वेग और दिशा को प्रभावित करने वाले बल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर काम करते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दाब प्रवणता जो बल होता है समदाब रेखाओं के समकोण पर काम करते हैं, जिससे वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर यहाँ पर संचरण करता रहता है, और ये पवन गति को आरंभ करने वाला प्राथमिक बल होता है। पहली बात सही है। सेकेंड बात, कोरोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध से बाईं ओर विक्षेपित करता है। सेकेंड बात भी सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोरोलिस बल होता है उत्तरी गोलार्ध से पवनों को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है, और ये विषुवत वृत्त पर शून्य और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सेकेंड बात सही है। तीसरी बात है, घर्षण बल उत्तंगुता के साथ बढ़ता है, जो ऊपरी क्षोभ मंडल में पवनों के प्रवाह को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो घर्षण बल है पृथ्वी की सतह के साथ समीप सर्वाधिक होता है। क्या होता है, सर्वाधिक होता है, राइट। और जहाँ भूभाग वनस्पति और असमतलता होती है उसमें पवन प्रवाह को बाधित करता है, और उत्तंगुता के साथ यहाँ पर ऊपरी क्षोभ मंडल में घर्षण कम हो जाता है, ठीक है, तो ये नगण्य हो जाता है, जहाँ पवनें लगभग भूस्थितिक संतुलन प्राप्त कर लेती हैं। इस वजह से तीसरी बात गलत होगी। आंसर ओनली 1 2 करेक्ट है, 8वें का बी, 2 बात सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोरियलिस बल क्या है। देखो जो कोरियलिस बल यहाँ पर ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है। ये मैंने ऊपर बात आपको बताई अभी, है ना, उस पर एक क्वेश्चन बन सकता है इसी पॉइंट पर, राइट, क्योंकि यहाँ पर कोरियलिस बल होता है, इसकी पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है।
जो गतिशील पिंड पवनों की जो समुद्र धारा होते हैं उसके साथ साथ जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें दाईं और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। यह आभासी बल की दिशा में लंबवत काम करता है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आभासी बल की दिशा में लंबवत काम करता है, ठीक है। और गतिशील पिंड की गति पर कोई परिवर्तन नहीं लाता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है आपको, ठीक है। कोरिलेस बल करके पॉइंट नोट करना है, राइट। एक पॉइंट और, ये छांस और अनुक्रमानुपाती होता है, और छांस के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। जो छांस होते हैं उसके अनुक्रमानुपाती होता है, और विषुवत वृत्त पर शून्य होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पृथ्वी है उसकी सतह के सापेक्ष कोई प्रभावी यहाँ पर गुणन नहीं होता है, और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसका अर्थ होता है कि जो पवन है वो वृहद स्तर पर विक्षेपण होती है और उष्णकटिबंधों की तुलना में उच्च अक्षांश से अधिक प्रमुख विशेषताएं बताती हैं। तो 3-4 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो अभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूविक्षेपी पवन वह हैं जो, देखो भूविक्षेपी पवन जो होती हैं ये होती हैं, भूविक्षेपी पवन ऐसी स्थितियों में वह पवनें समताप रेखाओं में एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रभावित न होकर उसके समानांतर प्रभावित होती हैं, और कोरिलेस बल के दाब के संचलन प्रभाव को तब तक विक्षेपित करते हैं जब तक कि संतुलन प्राप्त न हो जाए। उससे क्या कहते हैं, यहाँ पर भूविक्षेपी पवन कहते हैं। आंसर बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। दाब प्रवणता और बल कोरिलेस बल के बीच जो संतुलन होता है उसके परिणामस्वरूप जो उत्पन्न होता है उसे भूविक्षेपित कहते हैं। ये भी पॉइंट लिख लो, जो मैंने आपको बताया वो भी लिख लो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्टेटमेंट में पूछ सकता है आपसे, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही पॉइंट आपसे पूछे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11, स्थलीय और समुद्री जो समीर है उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं, दिन के समय समुद्री समीर प्रवाहित होती है क्योंकि यहाँ पर स्थल जल की अपेक्षा तेजी से गर्म होता है, जिससे भूमि पर निम्न दाब बनता है और यहाँ पर समुद्र ठंडी वायु में प्रवेश करती है। पहली बात क्या होगी, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात है, स्थलीय समीर रात्रि में प्रवाहित होती है क्योंकि यहाँ पर भूमि जल की अपेक्षा अधिक तेजी से ठंडा हो जाता है। ये की पॉइंट इसका नोट करना है, ठीक है, जिससे भूमि पर उच्च दाब निर्मित होता है और वायु अपेक्षाकृत गर्म समुद्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रात्रि में भूमि जल की अपेक्षा अधिक तेजी से शीतल होता है, और जिससे क्या होगा, भूमि पर जो उच्च दाब है वो समुद्र पर अपेक्षाकृत निम्न दाब उत्पन्न करेगा, ठीक है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है, राइट। ये पवनें जो होती है, ये प्रणालियाँ पवन की उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय दोनों तटों पर सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। हमसे पूछेगा, एक और स्टेटमेंट दे देगा कि यहाँ पर जो ये पवनें हैं ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादातर पाई जाती है, लेकिन उपोष्णकटिबंधीय में कम देखी जाती है। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि बराबर यहाँ पर देखी जाती है ना। ये दैनिक पवनें जो हैं ये दोनों जगह यहाँ पर बराबर देखी गई है, ठीक है। और जहाँ भूमि पर जल के जो बीच उष्मा है उसका अंतर अधिक हो जाता है। ये स्थानीय तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आपको नोट करना है, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा 11 का आंसर हो जाएगा, सही पूछा तो दो नहीं, सही पूछा तो दोनों सी। क्वेश्चन नंबर 12, चक्रवातों और प्रतिचक्रवात के संबंध में विचार करना है। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन है, ठीक है। पहला, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनें निम्न दाब केंद्र की ओर दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती रहती है। पहली बात क्या होगा, 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चक्रवात व्यापक स्तर की जो होता है उसमें निम्न दाब प्रणालियाँ होती हैं, जिनकी विशेषता अभिसरण गति करती हुई ऊपर उठती हुई जो धाराएं होती हैं वो होती हैं, ठीक है। पहली बात, उत्तरी गोलार्ध में इनका घूर्णन वामावर्त दिशा में होता है, जबकि यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध में कोरिलेस बल के कारण इनका घूर्णन दक्षिणावर्त में होता है, ठीक है। तो यहाँ पहली बात गलत हो जाएगी। सेकंड, प्रतिचक्रवात मेघ निर्माण तथा मूसलाधार बारिश वर्षा से संबंधित होते हैं। सेकंड बात भी गलत, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिचक्रवात होते हैं उच्च दाब की प्रणाली होती है, जिनमें वायु धाराएं अपसारी और अवरोही होती हैं, अवरोही क्रम में होती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, स्वच्छ आकाश, शुष्क मौसम, स्थिर परिस्थितियाँ होती हैं, है ना। यहाँ पर कोई बारिश मूसलाधार वर्षा ऐसा कुछ नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा। दोनों बातें गलत हैं। 12 का आंसर डी। एक एक पॉइंट आपको नोट करते चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पवनों के प्रकार क्या होंगे यहाँ पर के संबंध में विचार करना है। भूमंडलीय पवनें जैसे कि व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें स्थायी प्रकृति की होती है, और दाब जो पट्टी होती है उस पर पृथ्वी के कारण यहाँ पर घूर्णन पर नियंत्रित होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भूमंडलीय जो परतें होती हैं जैसे व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें स्थायी होती हैं और वैश्विक दाब पट्टियों में कोरिलेस बल की प्रभावित होती रहती है। सेकंड बात है, कालिक पवनें जैसे मानसून भूमि और समुद्र के मौसमी स्तर पर भिन्न भिन्न उष्ण शीतलन के कारण उत्पन्न होती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर कालिक पवनें जो होती हैं ये मानसून में सम्मिलित हो जो मौसमी भूमि समुद्र तापीय विचलन तथा परिवर्तित होती रहती है, दाब के कारण जो प्रणालियाँ हैं उसमें संचालित होंगी और ये मौसम के साथ अपनी दिशा को परिवर्तित कर देती है। दोनों बातें सही हैं। 13 का आंसर सी। 14, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना के संबंध में विचार करना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की वताक्षी एक शांत क्षेत्र होती है जहां वायु का अवरोहण होता है और आकाश स्वच्छ रहता है। पहली बात,
पहली बात करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है अक्षु को आवृत किए हुए अक्षु भित्ति में पवन वेग सर्वाधिक होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अक्षु भित्ति जिसको बोलते हैं आई वेल इंग्लिश में, ठीक है, आई वेल। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, इसमें सर्वाधिक जो ये विध्वंसक होती हैं, ठीक है, जहाँ प्रबल वायु प्रवाह, अत्यधिक वर्षा और ऊंचे कपासी मेघ पाए जाते हैं, यही वह क्षेत्र जहाँ सर्वाधिक विध्वंस होता है। सेकेंड बात क्या होगी, करेक्ट है। तीसरा, चक्रवात समस्त क्षोभ मंडल ऊर्ध्वाधर के रूप में विस्तृत होते हैं, जहाँ ऊपरी परतें ऊपरी स्तरों पर प्रबल होती हैं और प्रभाव जो पवनें होती हैं वो प्रभावित करती हैं। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये गलत है। क्यों? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो चक्रवात मुख्यतः निचले और मध्य क्षोभ मंडल में सर्वाधिक तीव्र होते हैं, जबकि यहाँ पर ऊपरी में क्षोभ मंडल की सीमा समीप बहिर्वाह जो बहिर्वाह है उसके होने के कारण पवनें कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो ऊपर इतना तेज नहीं होंगी और यहाँ पर निरंतर इसी कमी बनी रहती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। बोला प्रबल प्रभावित होती है ऊपर भी, है ना, ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर ये कमी आ जाती है इनकी। ओनली 1 2 करेक्ट है बात यहाँ से। 14 का आंसर सिर्फ 2 बातें इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर पूछा क्या था, सही पूछा है ना, तो यहाँ पर 2 बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी ऊर्जा मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर। ये करते गर्म जो महासागर है उसमें ऊपर जो आर्द्र वायु है उसके संघनन का मुक्त होने वाली जो गुप्त ऊष्मा है उससे करते हैं। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 है प्रति चक्रवात में पवनें प्रवाहित होती हैं। ये प्रति चक्रवात में ऊपर बता चुका हूं आपको, जो प्रति चक्रवात है इसमें पवनें प्रवाहित होती हैं। किसमें? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये प्रवाहित होती हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और अवरोही पवन और स्थिर मौसम में संवरित है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त जो अवरोही पवन में स्थिर और मौसम संबंधित होती हैं, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्रति चक्रवात समानता अच्छे मौसम साफ आकाश है ना, इसको लेकर के बताता है, जो कृषि और नौवहन जो नौवहन होती है नौकाएं होती चलाने के लिए उसके लिए अच्छा बनाता है। अब से बोलेगा प्रति चक्रवात या चक्रवात है ना, बोलेगा फिर इनमें से नौकाएं चलाने के लिए, मौसम साफ करने के लिए, मौसम साफ होना, रात्रि अच्छी हो, शाम ठंडा हो ना, तो ये सब के लिए कौन सा चक्रवात यहाँ पर आएगा? तो प्रति चक्रवात आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 17 है यहाँ पर प्रति चक्रवात के बारे में बोल रहा है, देख रहा है कि प्रति चक्रवात के संबंध में विचार करना है। ये सतही अभिसारी पवनों से संबंधित होता है। पहला स्टेटमेंट है इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रति चक्रवात एक उच्च दाब क्षेत्र है जहाँ सतही पवनें अपसारी होती हैं, ठीक है। क्या होती है? अपसारी होती है, अभिसारी नहीं होती है, ठीक है। वायु का अधोमुखी अवतरण होता है, इसी कारण ये चक्रवात विपरीत मनाता है, क्योंकि इससे केंद्र में ना तो अभिसरण होता है और ना ही यहाँ पर वायु का अर्धगमन होता है। पहली बात गलत। सेकंड, इनकी निरंतरता से महाद्वीप के आंतरिक भागों में सूखे की स्थिति विकसित हो सकती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 18 पर्वतीय एवं घाटी पवनों के संबंध में विचार करना है। दिन के समय ठंडी पवनें पर्वत के ढलान से घाटियों की जो ओर उतरती हैं, जिससे क्या होता है? पर्वतीय समीर का निर्माण होता है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ से जो दिन के समय में ढालें जो घाटियों की अपेक्षा अधिक तेजी से गर्म होती है और गर्म हल्की वायु ऊपर उठकर ढालों की ओर जाते हैं, जिससे क्या हो? घाटी समीर बनती है और दिन में पर्वतीय पवन नहीं बनती है, गलत हो जाएगा। रात्रि में घाटी ढलानें अधिक तीव्र से गर्म हो जाती हैं, ठीक है, जिसमें गर्म वायु ऊपर उठने से घाटी समीर का निर्माण होगा। ये भी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर रात्रि के समय में पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं, गर्म नहीं होते हैं। ये बात गलत होगी। दोनों बातें गलत है। आंसर 18 का डी, सही कोई नहीं है। क्वेश्चन 19 यहाँ से 19 नंबर है टोर्नेडो और तड़ित झंझा के संबंध में विचार करना है। टोर्नेडो तीव्रता से घूमते हुए वायु के स्तंभ होते हैं जो अत्यधिक तीव्र तड़ित झंझा से संबंधित होते हैं और प्राय अधिक संवहन वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड, तड़ित झंझा की विशेषताओं में कपासी वर्षी मेघ, मूसलाधार वर्षा, गर्जन बिजली, वायु धाराओं का तीव्रता से अवरोहण शामिल होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। टोर्नेडो के बारे में आंसर टोर्नेडो और तड़ित झंझा के बारे में सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर अंतरोष्णकटिबंधीय जो विसरण क्षेत्र है ITCZ, उसके बारे में देखते हैं। कौन से यहाँ पे सबसे उपयुक्त जो स्थिति है उसका वर्णन कर सकता है? आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर जो ये भूमध्य रेखा के निकट एक निम्नदाब क्षेत्र होता है, ठीक है, जहाँ उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवनें उस कटिबंधीय क्षेत्रों से मिलती हैं। 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। इस अभिसरण से
वायु ऊपर उठती है, 3 पॉइंट हो गए, जिससे मेघ निर्माण और वर्षा होती है, 4 पॉइंट यहाँ से होगा। इसको लेकर के यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल में जलवाष्प के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। जलवाष्प की उपस्थिति से दिन और रात के बीच तापमान परिवर्तन की दर में कमी आती है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट 21 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही है। दूसरा, जलवाष्प का वितरण तापमान से प्रभावित होता है और उष्णकटिबंध जो उस क्षेत्र है उसमें आर्द्रता शीत क्षेत्रों की तुलना में अधिक हो जाती है। सेकंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर जलवाष्प का वितरण तापमान पर अत्यधिक निर्भर करता है और उष्णकटिबंधीय और भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र शीत होते हैं समशीतोष्ण, ये ध्रुवीय क्षेत्र में की तुलना में अधिक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उष्ण वायु जलवाष्प को धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर क्या होगा सी यहाँ से 21 का करेक्ट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन है, शब्द दे रखा है यहाँ पर परिभाषा दे रखी है इसकी क्या होगी। ठीक है, पहला दे रखा है उषांक। देखो, उषांक वह तापमान होता है जिस पर वायु संतृप्त होकर हो जाती है, जिससे संघनन की शुरुआत होती है। तो पहली बात करेक्ट होगी। ठीक है, सही से मिले थे। सेकंड बात है, संतृप्त वायु क्या होती है। संतृप्त वायु जो होती है वह वायु जिसमें किसी निश्चित तापमान पर अधिकतम संभव जलवाष्प पहले से विद्यमान हो। सेकंड बात यहाँ से गलत है, बोला कि दिए गए तापमान पर अधिक जो जलवायु धारण करना, ये बात गलत हो जाएगी। जो सही बात है लिखते चलो आप। ठीक है, तीसरी बात, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, देखो, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है वह ऊर्जा जो जल के तरल अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन के दौरान अवशोषित होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ना कि इसके संघनित होने से विमुक्त ऊर्जा। ये भी गलत हो गया। चौथा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन होता है जो हमारे जलवाष्प को सीधे हिम है ना, या हिम के सीधे वाष्प में परिवर्तन होता है, उसे यहाँ पर बिना दबाव के गुजरे हुए। तो ये बात करेक्ट हो जाएगी, है ना। तो आंसर क्या होगा, 1 और 4 बातें यहाँ से सही है, तो यहाँ से 2 बातें इसकी करेक्ट हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर शब्द दे रखा है, यहाँ पर इसकी परिभाषा दे रखी है। ओस, तुषार, कोहरा, कुहासा। देखो, इनकी सबकी डिफिनेशन बता देता हूँ, आप लिखते रहो। ठीक है, ओस क्या होता है, ओस तब बनती है जब जलवाष्प सतह पर जैसे घास या पत्तियों पर संघनित होकर तरल बूंदों की परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर स्पष्ट रातों और यहाँ पर शांत वायु है उसमें यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो पहली बात यहाँ से गलत बोला है, आप लिख लो पॉइंट, जो मैंने बताया वो सही होगा। सेकंड, तुषार भी गलत बोल रखा है, मैं आपको सही पॉइंट बताता हूँ। देखो, तुषार क्या होता है, तुषार जब बनता है जब जलवाष्प जो होता है वो सीधे सतहों पर बर्फ से जो रवे क्रिस्टल होते हैं उनकी परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और बिना यहाँ पर निक्षेपण के पहले तरल अवस्था में बदलता है। और तुषार बनना शीतकाल की रातों में आम होता है, विशेषकर जब तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है। ये आप तुषार में लिखोगे। ठीक है, कोहरा में क्या लिखना है आपको, कोहरा में आपको लिखना है कि मूलतः सतह पर बनने वाला मेघ होता है जो तब बनता है जब वायु लगभग संतृप्त और शीतल होकर सूक्ष्म बूंदों में संघनित हो जाती है। ये केवल दिन के समय होता है, ताकि यहाँ पर दिन के समय सीमित नहीं है, और जैसा कि उल्लेख यहाँ पर किया गया कि यहाँ पर सिर्फ दिन में होगा, तो बात गलत है। और कोहरा शीतकाल की जो सुबह उसमें यहाँ पर विशेषकर घाटियों के तट जो होते हैं उसमें यहाँ पर अधिक देखने को मिलता है। चौथा, कुहासा क्या होता है। कुहासा भी यहाँ पर निलंबित जलबूंदें होती हैं। ठीक है, इसके जो संघनन से बनती हैं, राइट, लेकिन यहाँ पर कोहरे की तुलना में कम संघन होता है इनमें, और दृष्टि स्पष्टता बेहतर बना रखती है। ये दिए गए युग में इसे धूल भरी आंधी से जोड़ रहा, तो ये बात गलत हो जाएगी, है ना। तो ये भी बात गलत है, चारों बातें गलत हैं। 23 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा। आप सही पॉइंट यहाँ पे जो मैंने बताया वो नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 है, वायुमंडल में वर्षा तब होती जब यहाँ पर क्या है इसमें, देखो, जब होगी जब संघनित जो बूंदें हैं या हिमकण हैं इसमें इतने बड़े हो जाते हैं कि वे गुरुत्वाकर्षण द्वारा नीचे आ जाएंगे, है ना। बी यहाँ से इसका आंसर होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो ये केवल संघनन से नहीं बल्कि यहाँ पर जो इसके जलकण होते हैं उसको टकराव और संयोजन अथवा हिमकण जो प्रक्रिया उसके माध्यम से इतना बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण वायु प्रतिरोध पर प्रभावी हो सके। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 25 है, वर्षण के प्रकार के संबंध में विचार करना है। संवहनी वर्षा विषुवतरेखीय क्षेत्रों में समान होती है। पहली बात होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड बात है, जब आर्द्र वायु पर्वत ढलान पर ऊपर उठने के लिए यहाँ पर बात हो जाती है तो पर्वतीय वर्षा होती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। दोनों बातें करेक्ट हैं। 25 का जो वर्षण है उसके बारे में दोनों करेक्ट है, आंसर सी सही है। 26, अलिनो और जलवायु पर इसके प्रभाव के संबंध में विचार करना है। अलिनो से दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट क्षेत्रीय समांतर ठंडे और पोषक तत्वों से भरपूर जल की जो अवलेपिंग मंद हो जाती है, जिससे क्या होगा, वहाँ की मत्स्य गतिविधियाँ बाधित होती हैं। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, अलिनो की घटना से वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण प्रतिरूप में परिवर्तन आता है, जिससे क्या होगा, कुछ क्षेत्रों में सूखा
और अन्य क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं अल नीनो और जलवायु पर इसके प्रभाव को लेकर। आंसर 26 का सी। 27 है वायुमंडलीय परिसंचरण के त्रिकोष्ठ मॉडल के संबंध में विचार करना है। हेडली कोष्ठ में गर्म वायु विषुवत रेखा के पास ऊपर उठती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है तथा 30 डिग्री अक्षांश के आसपास इसका अवतरण होता है, जिससे उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है। पहली बात क्या होगी, 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, फेरल कोष्ठ एक तापीय रूप से प्रत्यक्ष परिसंचरण प्रणाली होती है जिसमें 30 डिग्री अक्षांश से वायु ऊपर उठती है और 60 डिग्री अक्षांश पर इसका अवतरण होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर फेरल कोष्ठ ऊष्मीय रूप से प्रत्यक्ष नहीं होता बल्कि यहाँ पर ऊष्मीय रूप से अप्रत्यक्ष परिसंचरण है ना, ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। 27 का आंसर क्या होगा 27 का? अच्छा, एक और पॉइंट दिया है 27 को 1 2 3, पहला सही था और दूसरा गलत था, तीसरा देखते हैं। ध्रुवीय कोष्ठ में ठंडी सघन वायु का परिसंचरण होता है जिनका ध्रुवों पर अवतरण होता है और 60 डिग्री अक्षांश पर ऊपर पहुंचकर उठने से पहले यहाँ पर सतह के समीप विषुवत रेखा के समीप प्रवाहित होती है। तीसरी बात से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ध्रुवीय कोष्ठ होता है इसमें शीतल सघन वायु ध्रुवों पर नीचे बैठती हैं, जिससे क्या होगा, भूमंडल जो भूमध्य रेखा उसकी ओर यहाँ पर बढ़ती हैं, जिससे लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर गर्म पवनी जो पश्चिमी पवनों से मिलने पर पुनः ऊपर उठती हैं, जिससे उपध्रुवीय निम्न पवन जो दाब होता है उसका निर्माण होता है और ये एक सही विवरण बताती है। तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, 1 और 3 सही है, 2 बातें यहाँ से करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है अवधारणा और यहाँ पर विवरण दे रखा है इसका, देखते हैं। पहला बोला है निहारिका परिकल्पना क्या होती है। देखो, निहारिका परिकल्पना होती है जो कांट और लॉपलेस के द्वारा प्रस्तावित निहारिका परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण सुपरनोवा खंडों से नहीं बल्कि यहाँ पर निहारिका के घूर्णित होते हुए गैसीय मेघों से हुआ है। ठीक है, ये बात गलत हो गया। ग्रहाणु परिकल्पना ये बोला है पृथ्वी के निर्माण छोटे जो खगोलीय पिंड है उसके क्रमिक संचयन से होता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चेम्बरलिन और मोल्टन द्वारा प्रस्तावित ग्रहाणु परिकल्पना लघु और ठोस खगोलीय पिंडों के परस्पर घर्षण के संलयन और क्रमिक संलयन के माध्यम से पृथ्वी के निर्माण की व्याख्या करती है। ठीक है, इससे यहाँ पर संचयन की जो प्रक्रिया वो गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर तो स्पष्ट हुआ है इसका, ये बात सही है, पहली गलत थी। तीसरा, बिग बैंग सिद्धांत क्या है। देखो, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विलक्षण सघन और ऊष्म बिंदु से हुई जो लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी और तेजी से विस्तारित हुआ था, जिससे आकाश गंगाओं के तारों का निर्माण किया गया था। ये सिद्धांत खगोलीय पार्श्व जो सूक्ष्म तरंगे उसके विकिरण जैसे साक्ष्यों से निर्मित होता है, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली 2 3 करेक्ट है। तो 28 का आंसर 2 बात सही है। 29 नंबर है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के उद्भव में विभेदन जो प्रक्रिया उसका सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखो, पहले इसके बारे में जानो, जो विभेदन है उसके दौरान विभेदन होता क्या है। देखो, विभेदन है ये इसकी प्रक्रिया प्रारंभिक में समरूपी पृथ्वी को अलग अलग आंतरिक भागों में एक परतदार रूपांतरण करने से हुआ था इसका। ठीक है, तो देखो विभेदन के दौरान जो लव और यहाँ पर निकल, जैसे यहाँ पर जो सघन पदार्थ है उसमें गुरुत्वाकर्षण पदार्थ के कारण केंद्र की ओर यहाँ पर विस्थापित हो गए थे, जबकि यहाँ पर हल्के सिलिकेट ऊपरी भाग में आ गए थे और इससे क्या हुआ, क्रस्ट और मेंटल का निर्माण हुआ था। ठीक है, इससे क्रोड मेंटल क्रस्ट संरचना स्थापित हुई थी। तो यहाँ से आंसर 29वें का बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, वर्तमान वैज्ञानिक बोध के अनुसार पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल मुख्यतः बना था किससे। आंसर हो जाएगा 30 का, ये हाइड्रोजन और हीलियम से। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहली बात है कथन 1, कथन 2। कथन 1 बोल रहा है पी तरंगे ठोस द्रव और गैसों से होकर गुजर सकती हैं, जबकि यहाँ पर एस तरंगे केवल ठोस पदार्थों से ही गति कर सकती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात आंसर स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सेकेंड पी तरंगों की तुलना में एस तरंगों का अधिक वेग उन्हें भूकंपीय केंद्रों के पहले पहुंचने में सक्षम बनाएगा। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहां से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहां पर पी तरंगे सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे होती है जो हमेशा एस तरंगों से पहले भूकंपीय तरंग पहुंचने में सहायता करेंगे। तो यहां से बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहां से 31 का सी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूकंप केवल भूप्रपट्टी तक सीमित है और मेंटल से उत्पन्न नहीं होते हैं। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भूकंप केवल भूप्रपट्टी तक सीमित नहीं होते बल्कि यहाँ पर ऊपरी मंडल में
बीजानियंस हो सकते हैं। जैसा कि पूर्व में सबडक्शन जोन 700 किलोमीटर की गहराई से गहरे जो भूकंप वाले केंद्र वहाँ पर दर्ज किए गए थे। पहली बात गलत हो जाएगी। पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहाँ भूकंपी तरंग सबसे पहले उत्पन्न होती है वो अधिकेंद्र कहलाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के अंदर जो वह बिंदु जहाँ भूकंपी की तरंग सबसे पहले उत्पन्न होती है वह केंद्र अवकेंद्र, जबकि यहाँ पर अधिकेंद्र तात्पर्य उसके ऊर्ध्वाधर प्रेक्षण से है। ये अंतर भूकंपीय वैज्ञानिक जो लेकर के गतिविधि को लेकर जो मैप है उसकी सटीक वर्णन करता है। अधिकेंद्र और अवकेंद्र में दोनों में अंतर है, तो यहाँ पे अवकेंद्र या केंद्र इसका आंसर होगा, ठीक है, ना कि अधिकेंद्र। तो गलत हो जाएगा, दोनों बातें गलत हैं। 32 का आंसर डी। सही पूछा तो कोई सही नहीं है। 33 है, पृथ्वी की संरचना के संबंध में विचार करना है। महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में अधिक होती है। पहली बात क्या होगी? 33 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर महासागरीय क्रस्ट का वास्तव में अपेक्षाकृत कम सघन और औसत में 5 से 10 किलोमीटर, जबकि यहाँ पर महाद्वीपीय क्रस्ट औसत 30 से 35 किलोमीटर यहाँ पर सघन क्रस्ट के माध्यम से भारत में होता है, ठीक है। यहाँ से पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है और मुख्य रूप से मैग्नीशियम और लौहयुक्त सिलिकेट से बना होता है। सेकेंड बात यहाँ से सही है। तीसरी बात, क्रोड बाह्य तरल क्रोड और आंतरिक ठोस जो क्रोड होता है उसमें विभाजित होता है और दोनों मुख्य रूप से लौह और निकल से बने होते हैं। तीसरी बात भी यहाँ से एकदम सही है। आंसर 2 और 3 जो पृथ्वी संरचना उसके बारे में 2 और 3 बात सही है, तो आंसर बी यहाँ से 33 का करेक्ट आंसर होगा। 34 यहाँ से अंतर्वेदी स्थलाकृतियाँ और यहाँ पर देखा है इसका विवरण, ठीक है। देखते हैं इसको 34 को। पहला बोला है बैथोलिथ क्या होता है? देखो, बैथोलिथ होता है ठंडे मैग्मा के विशाल एवं यहाँ पर अधिक गहराई में स्थित पिंड होते हैं जो प्राय सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के विस्तृत होते हैं और ये प्राय हिमालय जैसी जो वलित पर्वत हैं वो प्रणालियों के आधार पर होते हैं। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकंड, लेकोलिथ क्या होते हैं? जो बताते हैं उसको आप लिखते जाओ, है ना। जो गलत है उसको पॉइंट आप नोट कर लो। लेकोलिथ होते हैं, लेकोलिथ एक गुंबद नुमा अंतर्वेदी होते हैं, यहाँ पर बोल रखा है, ठीक है, जहाँ श्यान मैग्मा ऊपरी परतों के ऊपर दाब लगाता है, जिससे क्या होगा? मशरूम जैसी एक संरचना बनती है और तलछटी घाटों में ये पाए जाते हैं, जिससे क्या स्थानीय उत्थान होता है इनका। ये बात सही हो जाएगी। तीसरा, सिल क्या होता है? सिल यहाँ पर चट्टानों की परतों को काटते हुए मैग्मा की ऊर्ध्वाधर जो भित्ति जैसा पिंड बनाता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सिल क्षैतिज चादर जैसे अंतर्भेदी होते हैं जो मौजूदा जो संस्करण होते हैं तल उसके समानांतर बनते हैं, जिसके प्रसिद्ध उदाहरण जैसे इंग्लैंड में व्हीन सिल शामिल है, ठीक है। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। चौथा, डाइक क्या है? देखो, डाइक यहाँ पर ऊर्ध्वाधर या तीव्र ढाल वाली एक भित्ति जैसी आकृति होती है जो संस्तर तलों पर काटती है और ये प्राय बाद में ज्वालामुखी विस्फोट के लिए मार्ग का काम करती है। तो ये भी बात गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 34 का केवल एक बात सही है ना। कौन सी? दूसरी वाली। 35 नंबर है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। कथन 1, कथन 2, कथन 3। इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप कुछ विशिष्ट प्रेरक तत्व जो बल है उसके कारण एक ही भूभाग में अलग हुए थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका पहला स्टेटमेंट पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। पहली बात यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, इस सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीपी एक समय पेंजे नामक जो विशाल महाद्वीप था उसमें संयुक्त थे जो बाद में विघटित होते गए। सही है। तीसरा, पृथ्वी की घूर्णन और चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ज्वारीय बल के कारण यहाँ पर विस्थापन होता है। देखो, बातें तीनों यहाँ पर सही बोल रखा है, लेकिन ये बोला कि किसकी कौन व्याख्या कर रहा है ये पूछे आपसे, ठीक है। तो देखो, यहाँ से जो 20 का स्टेटमेंट है 2 और 3 सही है, उनमें से केवल एक की व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। जो 2, 3 है ये सिर्फ एक की व्याख्या कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप एक तरह से मोटी मोटी चीज़ जो है ये तीनों बातें ये अच्छे से समझ सकते हो क्या है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर है यहाँ से, इसमें बोला है सागरी जो यहाँ पर अधिस्थल हैं उस पर विस्तार करना है। देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या है। पहला यहाँ पे बोला है इसमें स्टेटमेंट, मध्य महासागरी कटक पर जहाँ प्लेटें अपसरण करती हैं नई महासागरी परपटी निरंतर निर्माण होता रहता है। पहला क्या होगा? 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, इन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कटकों के दोनों ओर चुंबकीय पट्टियाँ सममित पैटर्न बनाती हैं। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा,
मध्य महासागरीय कटक पर पुरानी महासागरीय परपट्टी एथनोस्फीयर के नीचे की ओर प्रविष्ट होती हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर पुरानी महासागरीय परपट्टी मध्य महासागरीय कटक पर नहीं, बल्कि यहाँ पर समुद्री की जो खाई है उसके साथ यहाँ पर प्रवेशन क्षेत्र में धंसती हैं। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए सही है। 36 का। 37 है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। स्थल मंडलीय प्लेटें भूपर्पटी और यहाँ पर साथ ही मेंटल के सबसे ऊपरी भाग में मिलकर बनी होती हैं। पहली बात यहाँ से क्या होगी? इसकी करेक्ट है। सेकेंड बात है, प्लेटों की गति एथनोस्फीयर में समान धाराओं द्वारा संचालित होती हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं, तो आंसर 37 का सी सही है। 38 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। विवर्तनिक प्लेट और यहाँ पर प्रकार इसके। देखते हैं इसको 38 को। पहला बोल रहा है प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट यहाँ पर सबसे बड़ी मुख्य प्लेट होगी। सही है। कोकोस प्लेट क्या होगी? कोकोस प्लेट एक छोटी प्लेट है जो मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, सही है। नजका प्लेट होती है, मुख्य रूप से प्लेट नहीं है ये पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटी प्लेट है जो दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे इसके अवतरण से एंडीज और पेरू की यहाँ पर टेनिस का निर्माण हुआ था। ठीक है, यहाँ से गलत हो जाएगा ये। फिलीपीन प्लेट एक छोटी प्लेट है जो जापान और फिलीपींस के समीप स्थित प्रशांत क्षेत्र में स्थित है। आंसर क्या होगा? 3 बातें सही हैं, सी। क्वेश्चन नंबर 39 भूपर्पटी के तत्व के संबंध में विचार करना है। पहला, भूपर्पटी लगभग 1/4 भाग ऑक्सीजन और सिलिकॉन होता है। पहला 39 का स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भूपर्पटी में ऑक्सीजन और सिलिकॉन का अंश 1/4 नहीं, बल्कि यहाँ पर वास्तव में लगभग 3/4 होता है। 75% मान सकते हो, 3/4 या 75%। ठीक है, पहली बात गलत हो गई। सेकेंड बात है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम भूपर्पटी में तीसरा सबसे प्रचुर तत्व होगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर एल्युमिनियम का जो भूपर्पटी लगभग ये 8.1% हिस्सा बनाता है, जो ऑक्सीजन 46 और सिलिकॉन 27.7 के बाद तीसरा स्थान यहाँ पर सबसे प्रचुर होगा इसका। तो ये बात सही है। ओनली 2 करेक्ट है। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा केवल 2 बी। 40 सेल चक्र के संबंध में विचार करना है। आग्नेय सेल अपक्षय और अपवर्तन प्रभाव से विघटित होने वाले निक्षेप होकर औषधि सेल बनाती हैं। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। औषधि सेलों उष्मा और दाब की स्थिति में केंद्रित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा, केंद्रित सेलें विगलित होकर ठंडी होने पर औषधि सेलों का रूपांतरण हो जाएंगी। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्रित सेलें हैं ये विलगित होने पर स्वतः औषधि सेलें नहीं, बल्कि यहाँ पर मैग्मा सेलें बनती हैं जो ठंडा होने पर आग्नेय सेलें बनाती हैं। तो ये बात गलत होगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 40 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। सही पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 41 है बहिर्जन भू आकृतिक प्रक्रियाओं के संबंध में विचार करना है। ये अपनी ऊर्जा सूर्य और विवर्तनिक कारकों द्वारा निर्मित प्रवणता से प्राप्त करती हैं। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड बात है गुरुत्वाकर्षण बल कई बहिर्जन प्रक्रियाओं के जैसे बृहद संचलन में एक महत्वपूर्ण प्रेरक कारक के रूप में काम करते हैं। सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा? बहिर्जन जो आप भू आकृति है उसके बारे में दोनों बातें करेक्ट है। आंसर सी। 42 है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के अंदर संचालित अंतर्जात प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा? आंसर जाएगा 42 का सी। पदार्थों में रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न ऊष्मा और पृथ्वी के निर्माण में अवशिष्ट ऊष्मा। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, जो पृथ्वी के अंदर संचालित अंतर्जात प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होगा। ठीक है, सी यहाँ से 42 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है अपक्षय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अपक्षय चट्टानों के स्थान पर उनके विघटन और अपघटन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थ का कोई प्रमुख स्थानांतरण नहीं होता है। पहली बात क्या है? पहला स्टेटमेंट है इसका करेक्ट है। सेकंड, यांत्रिक अपक्षय भौतिक बलों जैसे तापमान परिवर्तन, पॉले फ्रॉस्ट की क्रिया जो होती है अपस्फीति, उसके माध्यम से होती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, जलयोजन और विलयन जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम सही है। आंसर यहाँ से 43 का अपक्षय है उसके बारे में एकदम करेक्ट है तीनों। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लिख सकते हो अपक्षय। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर तीनों पॉइंट ऐसे करके अपना नोट कर सकते हो, याद हो जाएंगे आपको ये। क्वेश्चन नंबर 44 है आच्छादन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला है आच्छादन का तात्पर्य अपक्षय भूस्खलन अपरदन
और स्थानांतरण की संयुक्त क्रिया से होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। आच्छादन का अनुच्छादन का दीर्घकालिक परिणाम भूपृष्ठ को आधार स्तर से निकट लाना होता है, जो समांतर समुद्र से प्रदर्शित होता है। सेकेंड क्या होगा? सेकेंड भी करेक्ट है। तीसरा, अनुच्छादन प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा बाहरी कारकों जैसे सौर विकिरण, जलवायु और गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त करती हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट हैं। 44 का आंसर डी। 45 है, अपरदन और निक्षेपण के संबंध में विचार करना है। अपरदन प्राकृतिक कारकों द्वारा भू आकृतिक जो क्षरण होती हैं उसकी प्रक्रिया होती है, और यह हमेशा स्थानांतरण की भागीदारी के बिना होती है। पहली बात क्या होगी? 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अपरदन प्रक्रियाएं जो होती हैं ये प्राकृतिक कारक जैसे कि नदियाँ, हिमनद, पवन तरंगे और भूजल द्वारा अपच्छेदकरण के क्षरण की प्रक्रियाओं के कारण अपरदन वास्तव में अपक्षय का वर्णन करती है, ना कि अपरदन का। पहली बात गलत होगी। निक्षेपण भू आकृतिक जो गतिविधि होती है ये रचनात्मक चरणों का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे स्थानांतरित कण किसी भी सतह पर जमा हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर भू आकृति का निर्माण होगा। सेकंड बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है। 45 का आंसर बी, जो अपरदन के बारे में बता रहे हैं, अपरदन और निक्षेपण के बारे में। 46 है। देखो, जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है एक बार इस पॉइंट को उठाओ और जाके अपना डीप में स्टैटिक टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ से 46 है, मृदा के निर्माण के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसमें मृदा के निर्माण के बारे में। मृदा का विकास अपक्षयित सेल पदार्थ और पौधा एवं जंतु प्राप्त कार्बनिक जो पदार्थ दोनों पर निर्भर करता है। पहला क्या होगा? 46 का से पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड बात यहाँ से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च तापमान और प्रचुर वर्षा के कारण मृदा निर्माण अपेक्षाकृत तीव्र हो जाती है। ये भी बात यहाँ से सही है, ठीक है। आपसे यहाँ पर उष्णकटिबंधीय की जगह शीतोष्णकटिबंधीय दे देगा, है ना, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरी बात है, जनक सेल जलवायु, जीव जंतु, स्थलाकृति और समय जैसे जो कारक है उससे मिलकर एक मृदा प्रोफाइल की विशेषता निर्धारित करते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट होगा। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है मृदा निर्माण के बारे में। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 है, नदी के विभिन्न जो चरण है उसके संबंध में विचार करना है। नदी के ऊपरी भाग में निक्षेपण अपरदन पर प्रभावी होता है। पहला क्या होगा? 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपरी भाग में प्रमुख गतिविधि ऊर्ध्वाधर जो होती है उसमें अपरदन है, जिससे यहाँ पर उसके परिणामस्वरूप वी आकार की घाटियाँ, कैनियन और झरने का निर्माण होता है, और निक्षेपण न्यूनतम होता है, क्योंकि यहाँ पर नदी का वेग उच्च ढाल वाले तीव्र से हिमालय की अपनी घाटियों को द्वारा एक उत्कृष्ट उदाहरण बताता है। तो पहली बात गलत होगी। सेकेंड बात है, मध्य भाग में ऊर्ध्वाधर अपरदन की मुख्य गतिविधि होती है, जिससे क्या होता है गहरी खाई झरनों का निर्माण होता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर मध्य भाग में या मध्य मार्ग में पास अपरदन और परिवहन संपूर्ण माने जाते हैं, जिससे क्या को विसर्प बाढ़ के मैदान है ना, नदी घाटियाँ तलछटी उसका निर्माण होता है, ना कि यहाँ पर ये गहरी खाइयों का। निचले भाग में पास अपरदन निक्षेपण की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण, जिससे यहाँ पर विसर्प और बाढ़ के मैदान निर्माण होते हैं। ये भी गलत होगा शायद से, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड वाली की बात कर रहा है ना, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड वाली की बात कर रहा था, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या होता है ये नदी में वेग से जो ऊर्जा की कमी के कारण निक्षेपण प्रबल हो जाता है, जिससे यहाँ पर डेल्टा, प्राकृतिक तटबंध और गोखुर झीलों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये बात गलत है, तीनों बातें यहाँ से गलत। 47 का आंसर डी। सही पूछा है तो कोई सही नहीं है। 48 है, गार्जेस और कैनियन के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। गार्ज चौड़ी उथली घाटियाँ होती हैं, जिनका निर्माण मुख्यतः नदियों की जो मध्य प्रवाह है उसके पास अपरदन से होता है। पहली बात यहाँ क्या होगी? पहली बात 48 के आंसर क्या होगी? गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गार्ज होता है ये चौड़े उथले नहीं बल्कि यहाँ पर गहरी सकरी घाटियाँ होती है, जिससे किनारे ढालदार होते हैं, और इनका निर्माण नदियों के ऊपरी भाग में जो ऊर्ध्वाधर अपरदन उसके कारण होता है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत हो गई। सेकंड बात, कैनियन क्या होता है? कैनियन गार्ज की तुलना में सक्रिय होते हैं, जिनका निर्माण मुख्यतः अपरदन की बजाय निक्षेपण द्वारा होता है। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो कैनियन घाटी सक्रिय नहीं बल्कि देखो सक्रिय ये कैनियन घाटी होती हैं, घाटियों ये क्या होता है घाटियों से सक्रिय नहीं बल्कि यहाँ पर निक्षेपण से बनते हैं, और वे वास्तव में घाटियों से अधिक चौड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊर्ध्वाधर पवन दीर्घकालिक क्रिया अपक्षय और बड़े पैमाने पर जो अपक्षय के कारण बनती है। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, पहली बात भी गलत थी, दोनों बातें गलत है। 48 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट है, सही कोई नहीं है। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर लाइमस्टोन क्षेत्रों में भूमिगत जल की क्रिया से बना एक औषधीय स्थल रूप होगा? आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर स्टेकलाइट्स और स्टेलेग्माइट्स, भी यहाँ से इसका
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, डम्बलिंग्स का सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है किस स्टेटमेंट को लेकर के। आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर, हिमनद तलछट से बनी लंबी पहाड़ियां जो हिम चादरों का संचलन से निर्मित होती हैं, ये क्या हो जाएंगी, डम्बलिंग्स का एक एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 51 है, 51 है, विभिन्न तापमान एवं आर्द्रता की दशाओं वाली परस्पर जो यहाँ पर विरोधी वायु राशियां, उसकी सीमाओं को क्या कहा जाता है, उनकी सीमाओं को यहाँ पर कहते हैं वाताग्र, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर वाताग्र मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और यहाँ तापमान एवं दाब में तीव्र अंतर देखा जाता है और ये मध्य अक्षांशों में मेघ निर्माण, वर्षा और चक्रवाती गतिविधि के मुख्य स्थल होते हैं, है ना, तो यहाँ से ये करेक्ट आंसर है। 52, वायु राशि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। वायु राशि उस सतह का तापमान है और आर्द्रता को विशेषताएं होती हैं, गण कहलाती हैं, जिस पर वह विकसित होती हैं। पहली बात क्या होगी, 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड बात, महाद्वीपीय ध्रुवी वायु राशियाँ समानता उष्ण और वायु आर्द्र होती हैं तथा विषुवतीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात 52 का यहाँ से ये गलत हो जाएगी। ठीक है, ये बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपीय जो यहाँ पर जो ध्रुवी हैं इसमें वायु राशियाँ शीतल और यहाँ पर शुष्क होती हैं जो उच्च अक्षांशीय महाद्वीपीय आंतरिक भागों में उत्पन्न होती हैं और ना ये तो उष्णकटिबंध होती सकती है और ना ही यहाँ पर भूमध्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। दोनों बातें मतलब ये सेकंड बात इसकी दोनों गलत जो बोल रहा है, पहली बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा 52 का एक बात यहाँ से सही है। देखो यहाँ पर जो क्या क्या बोला मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, वो चीज़ आपको यहाँ से पॉइंट पकड़ना है। ठीक है, आंसर सिर्फ एक यहाँ से करेक्ट है 52 का। 53 है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण है, उसकी वर्गीकरण का मुख्यतः किस जो कोपेन जलवायु वर्गीकरण मुख्यतः किस पर आधारित होता है, ये आधारित है किस पर, ये आधारित है तापमान और वर्षण प्रतिरूप पर आधारित होगा। सी यहाँ से क्या होगा 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखो यहाँ से जो 53 क्वेश्चन थे वो मैंने आपके डिस्कस कर दिए। टेस्ट नंबर यहाँ पर जो आपका 6 नंबर टेस्ट है मेंटरशिप का, दृष्टि का, इसके मैंने आपके 53 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। पार्ट 2 जो आएगा इसी 6 नंबर का पार्ट 2 है वो आपका 54 से मैं आपको कवर करा दूंगा, 54 से पूरा 100 तक। ठीक है, और कुछ टाइम में अपने यूकेटी चैनल है उसके भी आपके क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन आपको वहाँ दिखेंगे। ठीक है, जो मेंस में जैसे कभी ट्रेंड चला है यूपीएससी का, जो मेंस में टॉपिक होते हैं उससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको पूरा लेके आऊँगा। अभी मैं पहले लेके आने वाला हूँ अक्टूबर मंथ का करीब यहाँ से 50 क्वेश्चन, 1 से लेकर 20 अक्टूबर तक जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपको यहाँ से लेके आऊँगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे जल्दी 1 से 2 दिन में, राइट, या तो फिर पूरा डिस्कस कर लेंगे पूरा अक्टूबर का 1 से 30 अक्टूबर तक पूरा करीब 70 से 80 क्वेश्चन का, राइट। बाकी कुछ डाउट है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और यहाँ पर मैं जो मेंटरशिप करा रहा हूँ उससे आपको जरूर जुड़ना है क्योंकि वो टॉपिक में डेली देता हूँ, मेंस के आंसर भी लिखना है आपको। ठीक है, साथ में प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी आपको लिखते चलना है। ठीक है, इतना चीज़ें करना, बाकी कुछ डाउट पूछना रहेगा तो आप नीचे कमेंट करके टेलीग्राम पे जुड़कर पूछ सकते हो। ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।